हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप सभी को वॉइस आ रही है? आई एम विजिबल, ऑडिबल? बताइएगा आप लोग। आवाज आ रही है? सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? चलिए, बच्चों वॉइस आ रही है? कोई यस नो बोलेगा? चलिए, आज बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? प्राथमिक समूह बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र से बोलते हैं, ये आज का टॉपिक है आपका। और प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है, एक बार देखिएगा, यहाँ बच्चों का कुछ कमेंट नहीं दिख रहा है। सब सही है? ये प्राइवेटाइज कर दिया गया क्या है? अलग? हाँ, ठीक है। चलिए, तो ये प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। देखिए बच्चा, अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? हाँ, मनीष पेड है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इसे बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें जिसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। एग्रीकल्चर इसमें शामिल होती है, ठीक। देखो, ऐसा होता है कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। मैं ये आपको बताऊं, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इसे, जिसे हम लोग आप आज करने जा रहे हैं, इसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है, अगर इसकी बात करोगे, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं तो इसका मतलब होता है इसमें कृषि, पशुपालन, ये सब चीजें शामिल होती हैं। एक होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में क्या शामिल होता है? विनिर्माण शामिल होता है। क्या शामिल होता है? विनिर्माण शामिल होता है। अर्थव्यवस्था के 3 मेन सेक्टर होते हैं। तीसरा कौन होता है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, इसमें क्या, इसे क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। सेवा क्षेत्र। तो जैसे मैं, इसमें क्या होता है? जैसे होटल, जैसे फिल्म, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे टूरिज्म, ये क्या है? ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है मेरे बच्चों, जो प्राइमरी सेक्टर होता है, उसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं। उसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। जहां पर हम एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड काम को उसके अंतर्गत शामिल करते हैं, है ना। तो इसमें इसमें क्या आता है? कृषि आता है। लिखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को कृषि के साथ जोड़कर देखा जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसी सभी प्रकार की इकोनॉमी इसमें आएंगी जो एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं। जो किससे रिलेट करती हैं? जो एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। ऐसी सभी प्रकार की इकोनॉमी इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। ऐसी सभी प्रकार की इकोनॉमी इसके अंतर्गत आएंगी जो किससे रिलेट करती है? एग्रीकल्चर से। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जैसे इसमें आएगा, जैसे जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ठीक है। टिम्बर यानी कि लकड़ी का उत्पादन करना, ठीक है। जैसे कृषि, ठीक है। ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में, अब वर्तमान में, जैसे हम आजादी के समय बात करें, आजादी के समय बात करें, हेलो, 2 स्टूडेंट बोल रहे हैं, हैंड रेज किया है आपने, आरिश वर्मा, उज्जवल कुमार। क्या कहना चाहते हो आप?
क्या कहना चाहते हो आप? हेलो, हाँ जी, जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है। ये इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर का क्लास है, इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर का क्लास है। ठीक है, एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि और उससे जुड़ी चीजें। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कृषि। ये देखिएगा ऐसे, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि और उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि वह क्षेत्र होता है जिसमें अर्थव्यवस्था को कृषि के साथ जोड़कर देखा जाता है। और कृषि से जुड़ी चीजें क्या होती हैं? पशुपालन होता है, मत्स्य पालन होता है, मछली पालन होता है, टिम्बर होता है, कृषि होता है, मधुमक्खी पालन आप कह सकते हो, बी मधुमक्खी पालन, ये सब कुछ जो है इसके अंतर्गत आता है। मधुमक्खी पालन, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ इंडिया, द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया हैज ऑक्युपाइड 43%। आप लोग लिखिएगा इसमें, यह अर्थव्यवस्था का लगभग 53%, अर्थव्यवस्था का लगभग 53% कर्मकार यानी कि लोग जो खेती करते हैं लगे हैं ऑफिशियली। वैसे तो गांव में 70% लोग खेती करते हैं, लेकिन 53% लगे हैं लोग, है ना इसमें। तो इसमें लिखिएगा 53% ऑफ इंडिया इन जियोग्राफिकल एरिया देयर प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। नहीं, 9:55 पर नहीं स्टार्ट करा, 10 ही बजे क्लास स्टार्ट की मैंने, 10 बजे ही क्लास स्टार्ट करी। आप ध्यान से पढ़ाई करो, तबस्सुम मारा, ध्यान से पढ़ाई करो। एग्जाम्पल में लिखा है पशुपालन, मत्स्य पालन, टिम्बर की खेती, कृषि, मधुमक्खी पालन, ये सारी चीजें है ना। चलिए ठीक है, नहीं नहीं बस जस्ट स्टार्ट किया, बस इतना। ये पहली स्लाइड है, ये पहली स्लाइड है बच्चा, बच्चों ये पहली स्लाइड है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है जी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को कृषि के साथ जोड़कर रखा जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, अब इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, आप सभी को पता ही है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं समझ में आया बेटा? चलिए, अब रेगुलर क्लास होगी, वो क्लास आपकी आगे पोस्टपोन्ड होगी। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की फसलों की बुआई होती है। इसमें नोट करिएगा, 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, है ना। तो देखिएगा, नंबर 1 नोट करिएगा नाम, रबी की फसल, रबी की फसल, रबी क्रॉप। नंबर 2 खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, इसे क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप। नंबर 3 क्या है? जायद की फसल, जायद की फसल, तो इसे क्या बोलते हैं? जायद क्रॉप, है ना। 3 मेन मेन फसलें हैं। अब इसमें हमें यह समझना पड़ेगा
कि तीनों फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं, उनसे रिलेटेड फसलें क्या हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की अलग अलग फसलें हैं। जब आप बात करेंगे रबी की फसल की, तो रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या होती है? बुआई होती है। क्या होती है? बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में क्या होती है? बुआई होती है ना। इसको कब बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसको बोया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसको बोया जाता है। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीज आती हैं? जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, ठीक है, और मटर, सरसों, ये सब रबी ईटीसी, है ना। ये सब किस में आते हैं? रबी की फसल में आती हैं। ये सब रबी की फसल में आते हैं, याद रखिएगा, किस में आते हैं? रबी की फसल में आते हैं, है ना। और ये चीज याद रखिएगा, आलू वगैरह भी। फिर आता है खरीफ की फसल। क्या आता है? खरीफ क्रॉप। खरीफ की फसल में क्या क्या आता है भैया? तो खरीफ की फसल यानी इसमें ये कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून और जुलाई में, यानी कि धान से रिलेटेड करती है। किससे? धान से। जून और जुलाई में बोई जाती है। कब? इस जून और जुलाई में इसे बोया जाता है ना। तो खरीफ का फसल है मतलब राइस, यानी कि धान। राइस यानी मूल तौर पर क्या होता है? इसमें धान बोया जाता है। क्या होता है? धान, है ना। खरीफ का मतलब क्या होता है? धान, यानी कि चावल कह सकते हो, बाजरा, मक्का, तिल, धान, बाजरा भी इसमें बोया जाता है। इसमें मक्का भी बोया जाता है बच्चा, मक्का भी बोया जाता है। और इसमें एक होता है तिल, ये सब इसमें बोए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, नहीं नहीं उसके बाद क्लास नहीं हुआ था। ठीक है, अभी करते रहो। ठीक है, चलो जायद की फसल की बात करते हैं। चैट प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, जायद की फसल की बात करते हैं, तो इसमें वेजिटेबल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसमें वेजिटेबल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सब्जियों का उत्पादन होता है। सब्जियों का उत्पादन होता है। सब्जियों का उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे खीरा, ककड़ी, ये सारी जो है इस तरीके की चीजें इसमें होती हैं ना। तरबूज, खरबूजा। तो ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। कब बोई जाती है बच्चा ये फसल? ये मार्च एंड अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में। ठीक है, कब बोई जाती है? मार्च और अप्रैल में। ठीक है, तो ये सब चीजें होती, तरबूज, वाटरमेलन, ठीक है, खरबूजा, ऐसी सारी जो फसलें हैं इसको बोलते हैं जायद की फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायद की फसल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? फटाफट बताइएगा, यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है, और ये क्यों दिया जाने लगा, ध्यान से सुनिएगा, एमएसपी, है ना। हाँ, डेली क्लास लेते हैं, जो क्लास है वो सैटरडे संडे में करा दूंगा मैं। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों दिया जाता है? सबसे पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, हमें ये समझ लेना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि पहले बेचारे जो किसान है, जो धान का उत्पादन या फसल का उत्पादन, कोई भी फसल का उत्पादन करते थे, तो उनका उसका सही रेट नहीं मिलता था, औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था, है ना। तो ठीक है, ठीक है, लिखकर रुका करूंगा। तो वो जो है उनको सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता था, कोई भी प्राइस नहीं मिलता था, तो उनके सामने बहुत दिक्कत आती थी। तो भाई वो किसान क्या हो गए? ज्यादा से ज्यादा फांसी लगाने लग गए, गरीब हो गए, परेशान हो गए। तो उसके लिए सरकार ने एक नियम तय करा कि जो भी उनकी लागत आती है, जैसे मान लो 100 रुपए लागत आती है,
तो उनको 150 रुपए दिया जाएगा उत्पादन से 50% फायदा कमाकर। ठीक है, उत्पादन से 50% फायदा बनाकर उनको दिया जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, लिखेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का उद्देश्य किसानों को उचित फसल का मूल्य, उचित फसल का मूल्य दिलाना है, उचित फसल का मूल्य दिलाना है। यानी क्या है, इसेंशियल प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है, उचित फसल का मूल्य दिलाना। बस आपको इतनी लाइन याद रखनी है, उचित फसल का मूल्य दिलाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उचित फसल का मूल्य उनको दिलाने का प्रयास करना है। ठीक है, और ये कौन सी इंस्टीट्यूशन इसको दिलाता है, इसको कौन सा इंस्टीट्यूशन दिलाता है, आपको ये बता देता हूं। ठीक है, तो इसे कौन सी संस्था दिलाती है, पहले तो आपको याद रखना है कि मात्र 23 क्रॉप्स पर दिया जाता है, 23 फसलों पर। कितनी फसलों पर दिया जाता है, 23 क्रॉप्स पर दिया जाता है, ओनली 23 क्रॉप्स पर दिया जाता है। याद रखिएगा एमएसपी, है ना, याद रखिएगा। और कौन सी संस्था देती है, याद रखिएगा। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कौन सी संस्था देती है, कृषि लागत व मूल्य आयोग, इसे बोलते हैं सीएसीपी, बोलते हैं सीएसीपी, इंग्लिश में बोलते हैं सीएसीपी, कमीशन इसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये संस्था जो है, जब किसानों को किसी फसल का मूल्य निर्धारित होता है। हाँ, क्या कह रही हो बेटा प्रीति रंजन, क्या कह रही हो? सर पहले बाल देखिए। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा, 23 क्रॉप्स पर दिया जाता है, 23 फसलों पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। 23 फसलों में, 23 फसलों पर उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। ठीक है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर से दिया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, तो यह है लक्ष्मीकांत झा, एक कमेटी बनी थी, एक कमेटी बनी थी लक्ष्मीकांत झा कमेटी, याद रखिएगा लक्ष्मीकांत झा, एक व्यक्ति थे लक्ष्मीकांत झा, इनकी रिकमेंडेशन पर दिया जाने लग गया। कब से? लक्ष्मी का जो है कांत झा समिति की अनुशंसा पर दिया जाने लग गया, समिति की अनुशंसा पर, अनुशंसा मतलब रिकमेंडेशंस। ठीक है, यानी कि रिकमेंड, उन्होंने रिकमेंड किया, तब से ये दिया जाने लग गया, है ना, उनकी रिकमेंडेशंस पर यह दिया जाता है। लक्ष्मीकांत झा कब से दिया जाता है? 1965 से दिया जाता है। ठीक है, 1965 से, 1965 से ये दिया जाता है। ठीक, 1965 से लक्ष्मीकांत झा ने उस समय ये जो है कमेटी को बताया था, तो यह याद रखिएगा। अरे हेयर क्यों कटवा लिया तुम लोग, पढ़ाई पर ध्यान दो यार। ठीक है, याद रखिएगा। मजे ले रहे हो तुम लोग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, जो ये है कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो आप में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर फोकस करो, उस पर फोकस करो, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, इसका एक पूछ लेगा इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका पूछ लेगा इसका हेडक्वार्टर कहां है, यानी इसका मुख्यालय कहां है। इसका मुख्यालय कोई बता सकता है कहां पर है? कोई बता सकता है? तो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली पे। ठीक है, नई दिल्ली में है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना, एकदम शानदार। तो चलो फिर आगे हम लोग बात करते हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। ठीक है, कृषि अवसंरचना कोष के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात करते हैं। इतना हो गया, आगे बढ़ जाएं, इतना हो गया, आगे बढ़ जाएं। क्या हुआ प्रीति रंजन, क्या कहना चाह रहे हो गया इतना? चलो ठीक है, व्हाट इज द बेस डाउट? चलो डन डन डन, चलो ठीक है। हाँ हाँ, उसके बाद ही ये टॉपिक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कृषि अवसंरचना कोष। अगली हेडिंग डालिएगा कृषि अवसंरचना
कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, कृषि अवसंरचना कोष। अब आपको बस इतना याद रखना कि किसके लिए काम करता है। क्लास का टाइम है भैया 10 बजे, ठीक है। देखिए ये 2020 से काम करता है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना कब हुई थी, आपको याद रखना है कि 2020 में। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 2020 में। कृषि अवसंरचना कोष का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 2020 में, है ना। इसका गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, लिखेगा। इसका उद्देश्य, या इसका हम गोल कहें तो इसका गोल या उद्देश्य इसका क्या है, ठीक है। तो बहुत सीधा सा इसका गोल या उद्देश्य है, बहुत सिंपल सा इसका उद्देश्य है, एग्रीकल्चर अनुदान, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन, है ना, और फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय ऋण, नोट करिएगा, वित्तीय ऋण व अनुदान प्रदान करना, अनुदान प्रदान करना, इंग्लिश में लिखिएगा फाइनेंशियल डेप्थ एंड ग्रांट प्रोवाइडिंग बॉडी है, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है ये समझिएगा, आपको बस इतना याद रखना 2020 और ये टारगेट याद रखना है इतना। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए होता क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए किसानों को लोन नहीं मिल पाता, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, किसानों को लोन नहीं मिल पाता। भाई कृषि अवसंरचना कोष, भाई किसान के पास अगर ट्रैक्टर नहीं होगा, किसान के पास अगर अगर जो है इंजन नहीं होगा, किसान के पास अगर सुविधा नहीं होगी, तो फिर वो कैसे कैसे फिर अपनी फसल का वो जो है सही से उत्पादन कर पाएगा, कैसे उसको फसल का सही मूल्य मिल पाएगा, ये सारी दिक्कतें बनी रहेंगी ना बेटा। तो इसके लिए क्या किया गया, कृषि अवसंरचना कोष बना दिया जाए, ताकि उनको जैसे ट्रैक्टर लेना है, मान लो सपोज करो उनको ट्रैक्टर लेना है, उनको ट्रैक्टर लेना है, उनको कोई जो है क्या कहते हो कि उनको रोटावेटर लेना है, रोटावेटर लेना है, उनको कोई जो है ट्रॉली खरीदनी है, तो बेचारे को लोन यहां से मिल जाएगा, इस संस्था से उसको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, जिससे वो ले लेगा और बाद में वो जो है चुका देगा उसको। चलिए ठीक है, अब चलो नोट करो फटाफट बेटा, अब नोट करिए फटाफट। डन, क्लियर है, क्लियर है, डन है। चलिए बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। अब बात करते हैं नाबार्ड की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली संस्था का नाम है नाबार्ड। इसका तो फुल फॉर्म ही बहुत पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है आप में से, नाबार्ड संस्था के बारे में इसका कोई फुल फॉर्म बता सकता है, नाबार्ड का कोई फुल फॉर्म बता सकता है, लिखिएगा फुल फॉर्म, सब लोग इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, लिख रहे हो आप लोग, लिख रहे हो आप लोग, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये नाबार्ड का काम क्या है, अगर एक लाइन में पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, मैं बता देता हूं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 1982 को। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किस कमेटी की सिफारिश पर, तो सिफारिश किस कमेटी ने करी थी, तो सिफारिशी जो कमेटी थी, सिफारिशी कमेटी जो थी, कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन किया था, तो शिवरमन कमेटी बेटा, एक कमेटी का नाम था शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी ने सिफारिश करी थी कि नाबार्ड जैसी संस्था एक होनी चाहिए। अब ये एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि नाबार्ड जैसी संस्था क्या करती है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि नाबार्ड जैसी संस्था करती क्या है। तो इसका उद्देश्य आपको पता रहना चाहिए, इसका गोल आपको पता रहना चाहिए कि इसका गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य एकदम क्लियर है,
कृषि लोन प्रोवाइड करना, कृषि ऋण प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। कृषि लोन प्रदान करने वाली क्या है? ये सबसे बड़ी संस्था है। कौन? नाबार्ड। याद रखिएगा, बिगेस्ट बॉडी टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लोन, है ना, बिगेस्ट बॉडी टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लोन, बिगेस्ट बॉडी टू प्रोवाइड एग्री लोन, एग्रीकल्चरल लोन, है ना। तो याद रखिएगा इस संस्था का ये काम है। हिंदी में नाबार्ड, हिंदी में नाबार्ड को नाबार्ड ही बोलते हैं, हिंदी में नाबार्ड को भैया नाबार्ड ही बोलते हैं, ठीक है। नाबार्ड का एक पूछ लेता क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहां है, पूछ लेता क्वेश्चन इसका मुख्यालय कहां है, बता सकता है कोई इसका मुख्यालय कहां है? कोई बता सकता है इसका हेडक्वार्टर कहां है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, याद रखिएगा कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? मुंबई में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ गया, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बताइएगा, आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है सारी चीजें? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक वन नेशन वन राशन कार्ड, अगली संस्था का नाम लिखेगा वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक, तो आप सभी को पता है कि एक राष्ट्र एक देश एक राशन कार्ड योजना जो है, ये बहुत तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं बेटा, कोर्स भी है अपना जो है कंप्लीट करना है ना। तो ये संस्था कौन सी बॉडी चलाती है? एक देश एक राशन कार्ड योजना या वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कौन सी संस्था चलाती है ना। तो इसको चलाने वाली संस्था का नाम है बेटा, लिखेगा केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय। इतना धीरे धीरे तो लिखते हैं, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय, सेंट्रल कंज्यूमर मिनिस्ट्री, ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर मिनिस्ट्री, है ना। याद रखिएगा ये संस्था सेंट्रल कंज्यूमर मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? कब इसकी स्थापना यानी कि कब ये योजना स्टार्ट की गई थी? तो बेटा जब भी योजना पूछी जाएगी तो अब इसका जवाब दीजिएगा कि सर ये योजना 2020 में स्टार्ट की गई थी। अब देखो इस योजना की अच्छी बातें क्या, ध्यान से सुनिएगा। दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई कैसे नहीं दे रहा है? ठीक, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड लिखा है मेरे भाई, एक देश एक राशन कार्ड योजना। ठीक है, अब होता क्या था, अब इसको क्या कर दिया गया, इस संस्था का उद्देश्य क्या है? देखो होता क्या था कि पहले एक देश एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य यानी इसका टारगेट या गोल कह सकते हो, इसका गोल क्या है? ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन लो फिर लिखो, लिखना बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। अच्छा पेन को बोल्ड कर दे, चलो पेन को बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले से मान लो यूपी का कोई किसान है, कोई बिहार का जो है बिहार का मजदूर है, मान लो वो चला गया दिल्ली रहने चला गया, ध्यान से सुनना पहले, मान लो दिल्ली रहने चला गया, नहीं भाई 2020 है, ठीक है। अगर वो मान लो दिल्ली रहने चला गया, दिल्ली जब ये स्टार्ट की गई उसका सुनो, जब ये लागू की गई उसका सुनो। जब मान लो दिल्ली रहने चला गया, दिल्ली रहने चला गया तो वहां की बड़ी बात क्या होती है कि भाई बिहार में उसका राशन कार्ड था, दिल्ली में कैसे यूज करे, मुंबई में कैसे यूज करे, कर्नाटक में कैसे यूज करे। तो कह दिया गया कि आपका एक राशन कार्ड बनेगा जो पूरे देश में लागू होगा, जहां पर रहोगे वहीं पर आप राशन ले पाओगे, जहां पर आप रहोगे वहीं पर राशन ले पाओगे। यानी कि पूरे भारत में कहीं भी राशन कार्ड के द्वारा राशन लेने का अधिकार मिल गया, ठीक है। टू एलिजिबल
पैन इंडिया राशन कार्ड वैलिडिटी, है ना। पूरे देश में कहीं भी आप रहोगे वहां पर आप राशन कार्ड ले सकते हो। हाँ, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय लिखा है, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हो गया इतना, हो गया, डन डन। हेलो हेलो हेलो, चलो आगे बात करते हैं आईसीएआर नामक संस्था के बारे में। किसके बारे में? आईसीएआर, ठीक। इस संस्था से जुड़े बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीएआर संस्था के बारे में पूछते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखेगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसे बोलते हैं, ठीक। इसका मुख्यालय कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां है? हिंदी में लिखा है भैया, हिंदी में। भारतीय, थोड़ा पेशेंस रखा करो, थोड़ा पेशेंस रखो। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, कभी ऐसा पूछ सकता है स्थापना कब हुई थी, स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहां है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है बच्चा। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब ये करती क्या है? ठीक है, ये करती क्या है? ये संस्था करती क्या है? ठीक है, ये करती संस्था क्या है? ये ध्यान दीजिएगा। ये संस्था करती क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य, इसका गोल क्या है? ये ध्यान दीजिएगा। इसका गोल है कृषि में अनुसंधान को बढ़ावा देना। जैसे आप लोग फसलों के बारे में देखते हो ना, पूसा 371, अनुसंधान या रिसर्च को प्रमोट करना, रिसर्च को बढ़ावा देना। क्या करना? कृषि में अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्लास को क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, सबको सबको ध्यान दे, सबको समझ में आ रहा है? सबको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? सब क्लियर है? ऑल क्लियर है? सबको ठीक से दिखाई दे रहा है? चलो चलो चलो, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही है कि कृषि में रिसर्च को बढ़ावा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा नए प्रकार की जो है फसलों का उत्पादन किया जा सके। तो इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है ना। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है बेटा, है ना। क्लियर है? इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में, ठीक है। अब एक संस्था का नाम सुनिएगा, नाफेड उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाफेड, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया। चलिए, एक संस्था है उसका नाम है नाफेड। नाफेड बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। नाफेड, है ना। इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा, पहले इंग्लिश में लिखिएगा। नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया,
मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना, याद रखिएगा। ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ दोस्तों अगर इसको हिंदी में बोलोगे तो इसको हिंदी में इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है, इसका हिंदी में कोई फुल फॉर्म नहीं बेटा, ठीक है, ठीक है, हिंदी में इसका कोई फुल फॉर्म नहीं, हिंदी में इसे भी नाफेड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाफेड ही बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम ही अंग्रेजी में रखा गया था, तो हिंदी में इसका कोई नाम है, हिंदी में जब इसको ट्रांसलेट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, तो याद रखिएगा। अब ये संस्था कब से काम कर रही है? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। कब हुई थी स्थापना? 1958 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके गोल की बात करें, इसके लक्ष्य की बात करें कि भाई इसका लक्ष्य क्या है या इसका टारगेट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि व उद्यान, उद्यान मतलब फॉरेस्ट्री की मार्केटिंग पर जोर देना। अभी समझा रहा हूं, मार्केटिंग पर जोर देना, फोकस ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जोर देना। अब उद्देश्य क्या है? अब जैसे मान लो नाफेड संस्था है, जैसे जैसे कृषि के जुड़े जो प्रोडक्ट हैं, कृषि से जुड़े, हाँ सर, स्थापना मतलब एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट यानी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इंग्लिश में एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उत्पादन किया गया तो उसको कैसे हम ज्यादा बेहतर तरीके से मार्केट में बेच सकते हैं, उसको ज्यादा कैसे हम बेहतर तरीके से उसको मार्केट में बेच सकते हैं, यहां पर इस बात पर यहां पर फोकस किया गया है, इस बात पर यहां पर फोकस किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इस बात पर यहां पर फोकस किया गया है। इसका इसके मुख्यालय की बात कर रहे हो? इसका कहीं भी मुख्यालय नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा अपेडा के बारे में, बात करेंगे। अगली संस्था, इतना लिख लिया है, इतना लिख लिया है, गोल ये मैंने जो लक्ष्य है यही गोल है, ठीक है। चलिए इतना हो गया है, क्लियर है इतना? जल्दी से बताइएगा। डन है? डन है? नेक्स्ट, चलो चलो, अब बात करेंगे अपेडा के बारे में। अपेडा, ठीक, इसका पहले तो फुल फॉर्म लिखो दोनों लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखेगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भैया इसका बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, कृषि संवर्धन एवं संवर्धित खाद्य उत्पाद, लिखेगा हिंदी में, कृषि एवं संवर्धित खाद्य उत्पाद। जब भी आपके एग्जाम में देगा तो हिंदी में भी अपेडा लिखेगा, हिंदी में भी अपेडा लिखेगा, अंग्रेजी में भी अपेडा ही लिखेगा, ठीक है। तो इसका पूरा नाम जान तो लीजिए, कृषि एवं संवर्धित खाद्य उत्पाद, ठीक है, निर्यात विकास प्राधिकरण, निर्यात विकास प्राधिकरण, तो ऐसा कभी देता नहीं है, ठीक है। आपको अपेडा ही याद रखना है मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, आपको अपेडा ही याद रखना है, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुआ था,
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? आप अपना इंटरनेट चेक करो बेटा। ठीक है, अब इसका गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? कृषि उत्पादों के निर्यात पर जोर देना। दूसरा लक्ष्य क्या है? संकर फसलों के उत्पादन को बढ़ाना। ये दो चीजें इसमें शामिल हैं, ये दो चीजें इसमें शामिल हैं। बेटा अपना इंटरनेट चेक करो, अपना इसमें इंटरनेट चेक करो। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें आप अपना इंटरनेट चेक करिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब देखो यहां पर एक बात समझा दे, तो कृषि उत्पादन का निर्यात पर जोर देना, यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है, जितना ज्यादा, हाँ लिखेगा एक्सपोर्ट एग्री प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट एग्री प्रोडक्ट है ना, इसका लिखेगा प्रोड्यूस हाइब्रिड क्रॉप्स इन इंडिया। हाइब्रिड क्रॉप का आपको पता ही है, जिसको HYV बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी, जिसको स्वामीनाथन ने डेवलप करा था, है ना। तो इन चीजों पर यहां पर फोकस करने की बात करेगी। अपेडा की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ये आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है, ये आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है, ये एकदम आपको भूलना नहीं। अगर ये भूल गए तो समझ लो आप अपना रिजल्ट भूल गए, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। क्लियर है? क्लियर है मेरे बात भाई? ठीक है, चलो अब लिखेगा प्रमुख बोर्ड और उनके मुख्यालय। प्रमुख बोर्ड यानी कि मेन बोर्ड और उनका क्या है? हेडक्वार्टर। मुख्यालय। ठीक है, तो प्रमुख बोर्ड और उनका मुख्यालय। ठीक है, तो पहला लिखेगा कॉफी बोर्ड। पहला लिखेगा कॉफी बोर्ड कहां है, बता सकते हो? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां है, कोई बता सकता है? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां है, कोई बता सकता है? जल्दी से बताइएगा, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां है? बेंगलोर में। बंगलुरु, बंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। ये कहां है? कर्नाटक में। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां है? बंगलुरु में है। फिर रबर बोर्ड, सेकंड है रबर बोर्ड। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहां है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, कोई बता सकता है? ब्राजील नहीं भैया, इंडिया की बात हो रही है। इसका मुख्यालय कहां है? केरल में है। केरल में कहां है? केरल में कहां पर है? कोट्टायम में। नोट करिएगा, कोट्टायम। कहां पर बेटा? कोट्टायम में है। ठीक है, कोट्टायम में। फिर तीसरा आता है चाय बोर्ड। ठीक है, तीसरा आता है बेटा चाय बोर्ड, आता है टी बोर्ड। टी बोर्ड, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां है, कोई बता सकता है? टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां है, कोई बता सकता है? तो ये कलकत्ता में है। कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। कहां पर है बच्चा? पश्चिम बंगाल में है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर तंबाकू बोर्ड, नेक्स्ट है तंबाकू बोर्ड। अरे वहां नहीं है, तंबाकू, टोबैको बोर्ड। तंबाकू बोर्ड यानी टोबैको बोर्ड। ठीक है, टोबैको बोर्ड कहां है, जल्दी से बताओ कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कहां है, जल्दी से बता सकते हो? आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्त है गुंटूर में। कहां पर है बच्चा? गुंटूर में है। यह सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। हैदराबाद में नहीं बेटा, गुंटूर में है, गुंटूर में।
फिर मसाला बोर्ड कहां है, कोई बता सकता है? मसाला बोर्ड, मसाला, स्पाइस बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड कहां है? इंग्लिश में स्पाइसेस बोर्ड लिखते चलिएगा, कहां है? ठीक है, तो ये केरला में पड़ता है। केरल में कहां पर? केरल में कोच्चि एक जगह है, क्या नाम है? कोच्चि। केरल में एक जगह का नाम क्या है? कोच्चि को, ठीक है, केरला में है ना? क्लियर है इतना? ठीक है, अगला लिखिएगा, राष्ट्रीय मांस प्रसंस्करण बोर्ड, राष्ट्रीय मांस प्रसंस्करण बोर्ड, हिंदी इंग्लिश में लिखिएगा प्रसंस्करण, नेशनल मीट प्रोसेस बोर्ड, नेशनल मीट प्रोसेस बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है या इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। कहां पर है बच्चा? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली मतलब नई दिल्ली, दोनों में नई दिल्ली ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इतने आपने बोर्ड पता करे, इतने आपने बोर्ड पता करे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बच्चा? इतना क्लियर हो गया? सब लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी से बताइएगा। पीडीएफ में अपलोड कर ही दूंगा, पीडीएफ तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। चलो, अब कुछ मेन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन पर क्वेश्चन पूछ लेता है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है आपकी। ठीक है, लिखेगा प्रमुख कृषि शोध संस्थान, मेन एग्रीकल्चरल रिसर्च बॉडी। ठीक है, तो ये आपकी तरफ एक तरफ, और फिर लिखेगा मुख्यालय कहां पर, यानी कि वो लोकेशन है कहां पर, वो पर है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आप लोग लिखेंगे राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड। पहला नाम क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड। ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? इंग्लिश में लिखिएगा नेशनल मीट प्रोडक्शन डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल मीट प्रोडक्शन डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? हैदराबाद में है ना? हैदराबाद हो गया। ठीक है, फिर राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, चावल का कोई बता सकता है? राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये कहां है बेटा? कटक में है। कटक कहां पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है, ओडिशा में है ना? कटक कहां है? उड़ीसा में है, आपको पता है। फिर अगला क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इंग्लिश में लिखिएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां? आनंद, आनंद या कभी कभी आणद लिखा रहता, आणद, तो दोनों एक ही बातें हैं। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, फिर अगला आ गया नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब देखो विकास बोर्ड अलग है, राष्ट्रीय डेयरी, एकदम एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, रिसर्च बोर्ड, अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये बच्चा कहां पर है? ये करनाल में है। करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा में। करनाल कहां है बच्चा? हरियाणा में है ना? करनाल कहां है? हरियाणा में है। ठीक है, कहां है? हरियाणा में है। फिर अगला कॉफी
ये सब आपको रटना रहेगा। अनुसंधान केंद्र लिखेगा इंग्लिश में कॉफी रिसर्च सेंटर, कॉफी अनुसंधान केंद्र। ये कहां है? चिकमंगलूर में है, चिकमंगलूर। कमेंट करके हमें बताना चिकमंगलूर कहां पड़ता है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। कर्नाटक में कॉफी रिसर्च सेंटर, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं। चलो आगे लिखिएगा। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास बोर्ड, ठीक है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहां पर है बच्चा? गाजियाबाद में है। कहां पर है? गाजियाबाद। गाजियाबाद कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर है ये? गाजियाबाद में है। गाजियाबाद कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना? याद रखिएगा, यूपी में पड़ता। बहुत बढ़िया। अगला, इतना हो गया? इतना हो गया, जल्दी से बताइएगा। इतना हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से करिएगा। हो गया बच्चा? क्लियर बताइएगा, सबका हो जाए तो बताइएगा। चलिए, डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी, डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी कहां पर है बताइएगा? डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी कहां पर है? तो बेटा कहां पर है? पुणे में है। कहां पर है ये? पुणे में है। कहां पर? डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी, यानी कि जो बीमारियां होती हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो लैब बनाई गई है, वो कहां पर है? वो पुणे में है मेरे बच्चों। संकर फसल, हाँ, हाइब्रिड फसल का मतलब होता है दो अलग अलग जो है फसलों के कुछ मूल तत्वों को एक फसल में शामिल कर देना। दो अलग अलग फसलों के मूल तत्वों को एक फसल में शामिल कर देना, उसे बोलते हैं हाइब्रिड सीड बोलते हैं। उसे बोलते हैं हाइब्रिड सीड। चिकमंगलूर बिहार में बता रहा है। अगला है पशु स्वास्थ्य संस्थान, पशु स्वास्थ्य संस्थान, एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। पशु स्वास्थ्य संस्थान कहां है? जालंधर में है। कहां है? जालंधर में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान कहां है? जालंधर में, जालंधर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, लिखेगा इंग्लिश में नेशनल प्लांट कंजर्वेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ये कहां पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद, वही आंध्र प्रदेश वाला। कहां पर है बच्चा? ये कहां पर हुआ? हैदराबाद में है। ठीक है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में है। चलो, इतना क्लियर हो गया। राज्य बेटा आंध्र प्रदेश, ये इसका तो जालंधर, ये पुणे, पुणे आ गया मुंबई, पंजाब, ये आ गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो इतना हो गया। हैदराबाद तेलंगाना में नहीं, आंध्र प्रदेश में पड़ता मेरे भाई।
कहां से कब से पढ़ लिया? हैदराबाद वहां पढ़ता तेलंगाना में, किसने पढ़ा दिया? चलिए लिखिएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अगला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन ही लिखेंगे, या नेशनल गोकुल मिशन लिख सकते हैं। नेशनल गोकुल मिशन ऐसे करके लिख सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी बता सकता है कोई? राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है ना, कि जो देसी नस्ल की गाय है उनका संरक्षण करना। उद्देश्य इसका क्या है? जो देसी, जैसे गौ संरक्षण की बात हो रही है ना, उसी तरीके से जो देसी नस्ल की गाय हैं, जो गांव में रहती है, देसी नस्ल की गाय की गायों का संरक्षण करना, टू कंजर्व, ठीक है, गायों का संरक्षण, देसी नस्ल की गायों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा 2014। बेटा एग्जैक्टली डेट याद मत करो, जैसे 28 जुलाई 2014 को, 28 जुलाई 2014 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलो इतना हो गया। आगे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसे देख लीजिएगा। अब कुछ फसलों का उत्पादन देख लीजिए। मसालों का उत्पादन, मसालों का उत्पादन में देख लीजिए किसकी क्या पोजीशन है। मसालों का उत्पादन में स्थिति देख लीजिए, 2 3 4 मसालों का देख लीजिए जल्दी जल्दी, है ना। तो जैसे केसर हो गया, केसर हो गया, तो केसर तो भैया कश्मीर में ही होता है। केसर कहां होता है? कश्मीर में होता है कि नहीं होता है? बताओ जल्दी से, केसर कश्मीर में होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो काली मिर्च कहां होती? कर्नाटक में। काली मिर्च, काली मिर्च कहां होती भैया? कर्नाटक में ही होती है। काली मिर्च का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक में होता है। ठीक है, फिर अगर छोटी इलायची, छोटी इलायची जो हम लोग पान मसाला में खाते हैं, छोटी इलायची, छोटी इलायची ये कहां होती है भैया? केरल में होती है बहुत ज्यादा। छोटी इलायची कहां होती है? केरल में होती है बहुत ज्यादा, है ना। जीरा की बात करोगे, जीरा की बात करोगे तो जीरा कहां होता है? जीरा, जीरा होता है आपके राजस्थान में। ठीक है, फिर आप अगर अदरक की बात करोगे, जिंजर, ठीक है, अदरक की बात करोगे तो अदरक होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। अदरक कहां होती है भैया? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है ना। फिर अगर आप मेथी की बात करोगे, मेथी की, तो मेथी भी राजस्थान में ही सबसे ज्यादा होती है। मेथी भी जहां कहां होती है? सबसे ज्यादा राजस्थान में ही होती है। ठीक है, लहसुन की बात करोगे बच्चा, अगर आप लहसुन, लहसुन की बात करोगे तो लहसुन भी मध्य प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा वर्तमान में। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, फिर अगर आप मिर्च की बात करोगे, सामान्य मिर्च, लाल मिर्च की बात नहीं, सामान्य इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, कॉमन चिली, सामान्य मिर्च की बात करोगे तो सामान्य मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? ठीक है, अगर देखो यहां पर अगर जो है यहां अगर बात करोगे सामान्य मिर्च तो होती कर्नाटक में। लेकिन अगर सूखी मिर्च आ जाए, सूखी मिर्च जिसे बोलते हैं ना देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, जिसे बोलते हैं ना देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, तो ये होती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, बोलते हैं ना देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर इस तरीके से मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इन चीजों को बार बार आपको रिवाइज करना है ताकि आपको चीजें भूले ना।
एक चीज मैं यहां पर एक और आपको बताना चाहूंगा कि जो है जो प्राइमरी सेक्टर है वो हमारे जीडीपी में कितना परसेंट योगदान करता है? 17 से 18% योगदान करता है। कितना योगदान करता है? 17 से 18% योगदान करता है ना? ठीक है। और उसमें कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं? लगभग 55% से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको बेटा याद रहनी चाहिए। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई है, क्लास पसंद आई है कि नहीं पसंद आई है? क्लास पसंद आई है कि नहीं आई है? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब लोग सेशन को अगर पसंद आया है तो 5 स्टार सब लोग जरूर दीजिएगा। ठीक, सब अगर क्लास अच्छी लगी है तो 5 स्टार जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन यहीं से सारे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से सारे आएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, क्लास में मजा आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सभी लोग 5 स्टार जरूर दीजिएगा। देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है, चलो मिलते हैं कल, क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।